इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट लेवल या पंचायती राज। तो इंडिया को लैंड ऑफ विलेजेस के नाम से जाना जाता है। 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 69% पॉपुलेशन अभी भी विलेजेस में रहती है। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त इस बारे में सोचना बिल्कुल सही था कि जो विलेजेस हैं उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो उस वक़्त हमने जो ओल्ड कंसेप्ट इंडिया में थे, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के, फॉर द टाइम बीइंग उसको उनको कंटिन्यू किया था। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमने 1952 में स्टार्ट किए। विद दिस कंसेप्ट, इट वाज़ फेल्ट नेसेसरी टू बिल्ड अप एन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम व्हिच कैन टैकल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एट द लोकल लेवल। तो उस वक़्त ये महसूस किया गया कि लोकल लेवल पे भी ऐसा सिस्टम का सेटअप होना चाहिए प्रशासन का, जिससे जो लोकल लेवल है, उनके भले के लिए काम किया जा सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया ब्लॉक लेवल पे विद अ नेटवर्क ऑफ विलेज लेवल वर्कर्स। तो उसमें जो पार्टिसिपेशन विलेज लेवल के वर्कर्स की थी। पब्लिक पार्टिसिपेशन एट द ब्लॉक लेवल वाज थ्रू नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन थी ब्लॉक लेवल पर वो थी नॉमिनेशन के द्वारा, यानी कि उनका डायरेक्टली नामांकित होता था, उन सीट्स पे चुनाव नहीं होते थे। मगर ये जो सिस्टम था इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा, इतना कारगर साबित नहीं हुआ। जनवरी 1957 में बलवंतराय मेहता कमेटी बैठती है और ये जो कमेटी होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के ऊपर फोकस करती है। और बलवंत राय मेहता कमेटी 2 मेजर रिकमेंडेशंस ये देती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़रूरी है। किसके लिए? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा उनका सुझाव ये था डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासकीय प्रणाली है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए एंड शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड बॉडीज। जो बॉडी चुनी गई हो उसके अंडर ये काम करे। तो जो कमेटी थी इनकी सिफारिशों को आगे माना गया और आगे हमें ये काम करते हुए देखने को मिली। तो उस दौरान 3 टायर सिस्टम फॉलो होता है पंचायती राज, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 1958 में से 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इनको अम, बलवंत राय मेहता की जो रिकमेंडेशंस होती है, उनको स्वीकार करते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि उस वक़्त पूरे भारत में इसको लागू किया जाए। राजस्थान ऐसा पहला स्टेट था, जहाँ पर हमें पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है। राजस्थान की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 1959 को 2nd ऑफ अगस्त को फर्स्ट हमें जिला पंचायत देखने को मिलती है, जिसका इनॉग्रेशन उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया था। और धीरे-धीरे ये बाकी स्टेट्स ने भी इसी को आगे स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब पंचायती राज का मीनिंग क्या होता है? अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हम यहाँ पे उस गवर्नमेंट की बात करते हैं जो लोगों के द्वारा खुद ही चलाई जाती है और ये लोकल स्तर पे काम करती है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स। जो लोकल स्तर के मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको मैनेज करना किनके द्वारा? बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रूरल एरिया। जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हीं के द्वारा इलेक्टेड बाय रूरल पीपल देमसेल्फ। जो रूरल पीपल होंगे उन्हीं के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है।
ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये 3 लेवल पे काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम पंचायत विलेज स्तर पे काम करती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे काम करते हुए देखने को मिलती है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट स्तर पे काम करते हुए देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ओल्ड स्ट्रक्चर की, साथ ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज कि कैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने एक पास किया कानून को, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होती है और जिसको लागू किया जाता है 1993 में। तो सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज प्लेस्ड इन द स्टेट लिस्ट। सबसे पहली बात, जो पंचायती राज है इसको स्टेट के अंडर कर दिया गया, यानी कि इसके ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो स्टेट डिसाइड करेगी। The government of various states had enacted their own legislation providing the structure of Panchayati Raj in their respective areas. तो कई जगह पे हमें ये जो 3 टायर सिस्टम है, 2 टायर सिस्टम में देखने को मिलता है, कई जगह पे ये 4 टायर सिस्टम भी होता है। तो मेजॉरिटी स्टेट्स ने 3 टायर सिस्टम को ही अडॉप्ट किया है। वो कौन-कौन से हैं? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्राम सभा टू एग्जिस्टिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। जो ग्राम सभा का जो लेवल है वो भी हमें कुछ स्टेट्स में देखने को मिलता है। हालांकि ज़्यादातर इनको जो लीगल सैंक्शन है, जो कानूनी मान्यता है वो नहीं मिली। दिस ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज रिमेन्ड इन द एग्जिस्टेंस अप टू 24 अप्रैल 1994। तो 24 अप्रैल 1994 में ये जो सिस्टम था ये खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट न्यू स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट। उसके बाद जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1992 वो इंट्रोड्यूस होती है और वो कुछ इस प्रकार है। न्यू पंचायती राज सिस्टम या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो देखो ये यूनियन पार्लियामेंट में पास हुई थी, हमारे देश की पार्लियामेंट ने, संसद ने इसको पास किया था। इसको हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं और इसको न्यू पंचायती राज सिस्टम का नाम भी दिया जा सकता है और ये 1993 में देश में लागू हुई थी। फर्स्ट इसका पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। तो जो डेमोक्रेसी है अब उसको एक संविधानिक पहचान दे दी गई है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। तो लोगों को जितनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी उतना ही हम ज़्यादा बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि देश का लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है। It provides constitutional sanction to democracy at the grassroots level by inscribing in the constitution। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि हमने इसको मेंशन कर दिया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, न्यू पार्ट एंड अ न्यू शेड्यूल रिलेशन टू पंचायत इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एक्चुअली जगह दे दी गई है, पार्ट 9 ऐड किया गया है और 11th शेड्यूल ऐड किया गया है विच इज रिलेटेड टू पंचायती राज। Before the passage of this act, panchayats in India did not enjoy constitutional sanction। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले हमारे देश की जो पंचायत थी उसको संविधानिक मंजूरी नहीं दी गई थी, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन नहीं थी। सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल में डिफाइन किया गया था। डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायत। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी, एक ऐसी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of panchayat at the village level। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को ये ग्राम सभा का दर्जा दिया जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम हल्का या कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं।
सिंपल वर्ड्स में बोले, पर्सन रजिस्टर्ड ऑन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज और विलेजेस कमिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूट अ ग्राम सभा। यानी कि वो एक एरिया या जो एक पंचायत के अधिकार के अंडर आते हैं उसको हम ग्राम सभा का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ पंचायत। पंचायत की डेफिनेशन क्या होती है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही पंचायत की डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। एन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यह एक संस्था होती है जो सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द रूरल एरिया। ये सरकार के द्वारा बनाई जाती है स्टेट के जो रूरल एरियाज होते हैं उनके लिए। फोर्थ पॉइंट, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम। तो तीन थ्री टायर सिस्टम है, तीन स्तर पे ये काम करते हुए हमें देखने को मिलता है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें काम करते हुए देखने को मिलता है। तो ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? There shall be constituted in every state within 1 year from the commencement of the constitution panchayats at the village level, intermediate level and district level। तो जब ये संवैधानिक संशोधन हुई थी उसके 1 साल के अंदर अंदर 3 स्तर पे पंचायती राज हमें देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एक्ट प्रोवाइडेड पंचायत में बी गिवन डिफरेंट नेम बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो जो पंचायत हैं इनको अलग अलग नाम से भी बुलाया जा सकता है। इतनी पावर हर एक स्टेट को दी गई है कि वो अपने अनुसार जो उनको नाम ठीक लगता है वो इसका नाम रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत किन किन सदस्यों से बनती है? तो एट वेरियस, तीन तो इसके लेवल होते हैं। जो इनकी कॉम्पोजिशन होती है, इट इज डिसाइडेड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट। जो भी कानून स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाएगा उसी के अनुसार ये चलती है इनकी कॉम्पोजिशन। Act makes it obligatory that the ratio between the population of the territorial area of panchayat and at any level and the number of seats in such panchayat to be filled by election shall, so far as practicable, be the same throughout the state। तो जो एक टेरिटरी होती है उसको भी कोशिश की जाती है, बट मेनली होता है कि जो पॉपुलेशन होती है हर एक जो पंचायत है उसकी एक जैसी होनी चाहिए। ये ऐसी कॉम्पोजिशन होती है पंचायत की, मतलब एक जैसे सदस्य हो हर एक पंचायत के अंडर में। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द मेंबर। तो जो भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनके डायरेक्ट चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते। तो जो बिल है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या बोलता है? ऑल द सीट्स इन अ पंचायत आर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्टली लोगों के द्वारा जिस एरिया में पंचायत होगी वहां के ही लोगों के द्वारा वहां की पंचायत को चुना जाएगा। उस एरिया को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, हल्का बोलते हैं। For this purpose, territorial area of each panchayat shall be divided into territorial constituency। एक territorial constituency में बांट दिया जाता है, लोगों की अच्छे से डिवीजन जब की जाती है। Division shall be made in such a manner that ratio between the population of each constituency number of seats allotted to it so far as practicable be the same throughout territorial area of panchayat। तो वही यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ पीपल एक जैसे हो हर एक पंचायत में, ऐसी कोशिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल। तो जो चेयरपर्सन होता है विलेज लेवल पे उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। एक्ट क्या प्रोवाइड करवाता है? चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो उस जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का, जो हेड होगा, उसके भी प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट ऑफिस अनलेस पंचायत मेक्स अ रिकमेंडेशन टू द ग्राम सभा फॉर द रिमूवल। जो चेयरपर्सन होगा उसको तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता, तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उसका नाम रिमूव करने के लिए ग्राम सभा को नहीं भेजा जा सकता, नहीं भेजा जाएगा। पंचायत कैन मेक सच रिकमेंडेशन ओनली इफ अ मोशन to that effect has been adopted by a majority of the total number of the elected members of panchayat and a majority of not less than 2/3।
तो जो भी चेयरपर्सन का नाम अगर रिमूव करने के लिए दिया जाता है ग्राम सभा को, तो पंचायत की तरफ से 2/3 मेजॉरिटी की तरफ से एक रेज़ोल्यूशन पास होगा, फिर ही उसका नाम आगे ग्राम सभा को भेजा जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आफ्टर रिसीविंग सच अ मोशन, ग्राम सभा क्या करेगी? स्पेशल मीटिंग करेगी और उस मीटिंग में एक मोशन पास किया जाएगा पंचायत की तरफ से, और अगर उस वक़्त भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ ग्राम सभा अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस रेज़ोल्यूशन को पास कर देती है, तो वो फिर चेयरपर्सन को रिमूव कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।